इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम की जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक वो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में वो होगा एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट जो हमारा पीरियाडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियाई। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई को। पहला ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई है इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक एटम है और एटम में क्या होता है, बीच में सेंटर में अगर हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर कर ले कि मान लीजिए कि एटम हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, तो उसका एक सेंटर होता है और सेंटर के बाद उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो आउटर शेल्स होते हैं या जो एनर्जी लेवल होते हैं उसकी सराउंडिंग में, उसको हम कहते हैं ये आउटर मोस्ट शेल। और उसमें से सबसे जो एनर्जी लेवल है या जो इन शेल्स है उसमें सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसमें, यानी जो सेंटर है न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं, चाहे वो एटम हो, एटम का न्यूक्लियस हम ले या आयन का ले, तो एटम का न्यूक्लियस या आयन का न्यूक्लियस उसके दरमियान और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आता है उस डिस्टेंस को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटम का रेडियस या एटम का रेडियाई। ये जो मैंने दिया है ये एक एटम है स्फेरिकल और ब्लैक के साथ मैंने इसको लिखा है न्यूक्लियस कि ये एटम का क्या हुआ, ये जो है ये जो पोर्शन है ये एटम का क्या है, ये एटम का न्यूक्लियस है। अब ये जो है ये एटम का न्यूक्लियस हुआ और एटम का जो न्यूक्लियस है वो, और ये जो लास्ट शेल है ये आउटर मोस्ट शेल है एटम का। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो, और ये जो बीच में जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एटम का रेडियाई है या एटम का रेडियस है। अब जो एटम का रेडियस होता है प्रिसाइजली हम किसी भी एब्सोल्यूट साइज जो होता है या एब्सोल्यूट रेडियाई जो होती है एटम का हम डिफाइन नहीं कर सकते प्रिसाइजली। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एटम का जो साइज होता है या जो बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती, कोई डिफाइन बाउंड्री उसके लिए नहीं होती। इसलिए हम एटम का जो एक्चुअल साइज है, जो रेडियाई है, उसको हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। तो वन बाय वन हम इस रीज़न को पढ़ते हैं कि क्या वजूहात या कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट साइज ऑफ एटम का या जो एब्सोल्यूट साइज है रेडियस का एटम का, एटम के जो रेडियस है उसका हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहली जो रीज़न है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब क्वांटम जो वर्ल्ड है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में हम उसको तो पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर जो होता है वो सिर्फ पार्टिकल की तरह नहीं होता, बल्कि ये डुअल नेचर का बिहेवियर होता है, पार्टिकल का भी होता है और वेव का भी होता है। तो अब क्या है कि जो वेव को, अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर कर ले तो वेव के लिए कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती कि हम ये कंसीडर कर ले कि आउटर मोस्ट शेल में इस जगह में ये जो है ना ये फिक्स बाउंड्री है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है। अब वेव की प्रोबेबिलिटी किसी जगह पर भी पा सकती है। तो इस डुअल नेचर की वजह से अब हम ये एक्चुअल में और प्रिसाइजली नहीं कह सकते कि ये वाकई इलेक्ट्रॉन इसी शेल में और इसी जगह पे मौजूद है, ताकि हम उसको क्या कर ले, न्यूक्लियस से उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर ले। अब हो सकता है वेव की प्रोबेबिलिटी तो कहीं पर भी हो सकती है। तो इस वजह से एक रीज़न तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर की वजह से हम जो प्रिसाइज साइज है एटम का, एब्सोल्यूट साइज है या जो एब्सोल्यूट रेडियाई है एटम का, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते प्रिसाइजली। दूसरी वजह है इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल, हम उसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो ऑर्बिटल है, ये कोई फिक्स जगह नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा होती है। तो उसको हम वहाँ जगह को इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या ऑर्बिटल है यहाँ पे, यानी वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की।
ये क्या है, ये पेक्स बाउंड्री नहीं है, ये पेक्स ऑर्बिट नहीं है, पेक्स जगह नहीं है कि हम उसको पेक्स मान लें कि बस इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्रोबेबिलिटी मौजूद है, बाकी जगह पे नहीं है। अब ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस से जैसा भी हम अवे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है या जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। तो अब एक्चुअली प्रिसाइजली हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पाया जाता है या इस जगह पे पाया जाता है। तीसरी वजह है आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम। अब जो एटॉमिक रेडियाई है जो हम डिफाइन करते हैं वो तो हम एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन करते हैं ना। अब सिंगल एटम को आइसोलेट करना ये तो इम्पॉसिबल है। एटम तो है इतना छोटा जिसको हम अपने आंखों से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा जर्रा है, तो भला हम कैसे एक एटम को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो सिंगल एटम का आइसोलेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। चौथा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, और हमने अभी ये भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, वे हुए। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन एटम में जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और एक्सटर्नल जो वेक्टर है वो उस वेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट हो जाता है। यानी एक मिसाल के तौर पे आपने एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि एक किस्म का है और टेम्परेचर आपने एक लिया, और बाहर से आपने एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर को, प्रेशर को जो से पहले था उससे चेंज किया, ज़्यादा किया या कम किया, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब ये एक चैलेंज हो जाएगा किसके लिए, एक सिंगल एटम के जो रेडियाई उसको डिफाइन करने के लिए। तो हम इस तरह एटम का जो एक एटम का एब्सोल्यूटली जो है प्रिसाइजली हम एटम का रेडियाई या एब्सोल्यूट साइज उसका डिफाइन नहीं कर सकते इन रीजन की वजह से। तो अब कैसे डिफाइन करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। हम किस तरीके से एटम को, जो एटम का जो रेडियाई वो अब डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म मेथड्स है, मुख्तलिफ कंसेप्ट है, हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 3-4 किस्म की रेडियाई हम डिस्कस करेंगे। पहला जो रेडियाई है वो हम किससे, बॉन्ड लेंथ से डिफाइन करते हैं, या इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होते हैं उससे हम क्या करते हैं, एटम की रेडियाई को डिफाइन करते हैं। जाहिर बात है एक एटम को तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते, और रीज़न हमने अभी डिस्कस की कि इन रीज़न की वजह से हम एक सिंगल एटम को, उसका रेडियाई को या उसका एब्सोल्यूट साइज को प्रिसाइजली हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियाई हो या कोवेलेंट जो बॉन्ड है उस बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है या जो बॉन्ड लेंथ होता है उससे हम एटम का जो रेडियाई है वो डिफाइन करेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस। होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल अगर है जिसमें दोनों एटम सेम है तो इस केस में हम एटम का जो रेडियाई है सिंगल एटम का कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए जो पिक्चर में मैंने दिए दो एटम है, यानी एक मॉलिक्यूल है और दोनों आइडेंटिकल एटम है, ए दोनों सेम एटम है, A2 यानी एक मॉलिक्यूल है, दोनों के एटम सेम है। अब एक का जो न्यूक्लियस है और दूसरे का न्यूक्लियस है, उन दोनों एटमों के दरमियान जो बीच में एक एटम दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको एंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं हम, या सिंपली हम उसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। तो अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड लेंथ है या जो एंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको हाफ कर ले, जितना है उसको 2 पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास एक एटम का जो है वो रेडियस जो है कोवेलेंट रेडियस वो फाइंड हो जाएगा। मान लीजिए ये RA यानी ए एटम का हम रेडियस फाइंड करते हैं, तो ए के दरमियान जो डिस्टेंस है, डी का मतलब है डिस्टेंस ए यानी ए एटम जो है ना, ए और ए के दरमियान जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो, और उसको 2 पे डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि जो ए एटम है इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है या जो एंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो 1.4 है, तो 1.4 को 2 पे डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.7 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये 0.7 एंगस्ट्रॉम जो है आपके पास क्या है, ये इस एक एटम ए का रेडियाई हुआ। इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ले, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक एटम का अगर हम कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना चाहते हैं
तो बॉन्ड लेंथ जो है यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो एटम है इसके इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है या जो बॉन्ड लेंथ है इन बीच दोनों के दरमियान वो 0.74 एंगस्ट्रॉम है। अब इसके अगर एक एटम की हाइड्रोजन एटम की हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो 0.74 को 2 पे डिवाइड कर लीजिए। तो 0.74 को 2 पे डिवाइड करने से 0.37 एंगस्ट्रॉम आता है यानी बॉन्ड लेंथ का हाफ। तो अब ये 0.37 एंगस्ट्रॉम जो है ये एक हाइड्रोजन एटम का अब ये रेडियस हुआ। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का एक जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है या जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.21 एंगस्ट्रॉम। अब इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो 0.605 एंगस्ट्रॉम यानी एक ऑक्सीजन एटम का इतना रेडियस है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड लेंथ जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 1.10 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर ले तो इससे कुल रेडियाई नाइट्रोजन एटम का फाइंड हो जाएगा वो है 0.55 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जो कोवेलेंट रेडियाई है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो होमो एटॉमिक होंगे उसका हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस करेंगे लेकिन जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो।